एंड दे आर नॉट डिबेटेबल ऑल्सो कि स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और जब हम स्ट्रैटेजी को और इलेबोरेट करते हैं तो उसमें बताते हैं कि किताबें आपको कैसे पढ़नी है, कंटेंट को किस तरह से समराइज करना है शुरुआत में, और कैसे धीरे धीरे अपने नोट्स तैयार करने हैं। और नोट्स ऐसे हैं जो अपने आप में होलिस्टिक हो, उसमें डायनामिक पोर्शन आपको कैसे ऐड करना है, फिर कैसे कैसे आपको अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे स्ट्रैटेजी चलती रहती है। बट स्टूडेंट्स, एनी स्ट्रैटेजी which is not bound by the element of good timing is a useless strategy. It's a toothless strategy. जिस स्ट्रैटेजी में टाइमिंग फैक्टर नहीं है वो स्ट्रैटेजी आपके किसी काम की नहीं है। आप सबने नेपोलियन का नाम सुना है, बहुत बड़े मिलिट्री जनरल थे, नाम था ना उनका। ऑलमोस्ट एक टाइम पे पूरे यूरोप में कहते थे आधी दुनिया उन्होंने कब्जा की है। पर ये सब चीजें चेंज हो गई 1812 के युद्ध में, जब उन्होंने सोचा हम रशिया पे अटैक करेंगे। आपके जैसे हमारे जैसे सिलेबस पूरा था उनके पास। सोल्जर्स 6 लाख, हॉर्स सोल्जर्स ऑलमोस्ट 5 लाख, 1 मंथ का राशन लेके चले थे, प्लानिंग पूरी थी, और अटैक करना स्टार्ट किया। रशिया में एंटर किए। जब रशिया में एंटर किए तो विंटर्स उस टाइम स्टार्ट हो रहा था, राशन पूरा था, तो राशन वगैरह सब कुछ आता रहा टाइमली। पर जैसे जैसे रशिया के अंदर जाते रहे वैसे वैसे विंटर क्या होता रहा, सिवियर होता गया। और तब जो सोचा था कि राशन खत्म हो जाएगा तो तब तक हम आबादी वाले इलाके में पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा, वहां के जो फार्म्स होंगे, जो वहां की खेती होगी, उससे राशन खोल करके अपने को खिलाएंगे। बट पता नहीं था विंटर्स में वहां कुछ उगेगा नहीं। तो धीरे धीरे जैसे से एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के अंदर गए रशिया में, राशन खुद का खत्म, खेतों में कुछ राशन नहीं। अब क्या करें? अब क्या हुआ, वो जो जवान थे, सोल्जर्स जो सेना के थे, वो पूरे रशिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो जो एक टाइम में डिसिप्लिन 6 लाख सोल्जर की आर्मी थी वो क्या बन गए, अब वो एक मॉब बन गया। कोई नॉर्थ में है, कोई साउथ में, जहां जिसको खाना मिल रहा है वो सब वहीं पे जा रहे हैं। और जब वो रशिया के अंदर घुसे तो आर्मी के नाम पे कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। और फिर सोचा कि अब बुरी तरह से जब हारने वाली नौबत आ गई है तो वापस चलो। जब वापस चलने लगे तो क्या हो गया, धीरे धीरे समर स्टार्ट होने लग गई। जो नदियां उन्होंने पहले स्नो की वजह से क्रॉस कर ली थी, अब उन नदियों में क्या चाहिए था, ब्रिज चाहिए था। कहां से आएगा ब्रिज? तो उस टाइम बहुत सारे जवान उनके नदियों में डूबे, गिरे, मरे। एंड 5 महीने में 6 लाख जवानों की जो एक अच्छी आर्मी थी वो कुछ 50,000 तक सिमट के रह गई। और पोलैंड आते आते उनकी हाल ये हो गई थी कि जो बचे भी थे जवान, घोड़े तो सारे ही चले गए, जो जवान बचे थे वो उस तरह से नहीं थे कि किसी भी रूप से उनको सैनिक भी कहा जा सके। और हार इतनी बुरी हुई कि आज भी हम चर्चा करते हैं 1812 की हार की। आज हम लोग वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। एंड यू नो इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो सीख है और सबसे बड़ा जो ग्लेरिंग फैक्ट है, उनको रशिया ने नहीं हराया था, उनको उनके बैड टाइमिंग ने हराया था। और 5 महीने लगे पूरा इस चीज को बनने के लिए, राइट? तो दैट इज व्हाई इट इज टोल्ड स्टूडेंट्स की हिस्ट्री इज अ वेरी बिग एजुकेटर इन इटसेल्फ। एंड दोज हु डू नॉट लर्न हिस्ट्री or learn by history, they are condemned to repeat it. So we are not here to repeat that history for sure. I'm sure Napoleon से ये शिक्षा तो नहीं लेना चाहेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स, प्री के लिए भी हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मंथ्स बचे हैं। अब तक जो हमारा फोकस था वो प्री कम मेंस में था। बट स्टूडेंट्स, नाउ द टाइमिंग सेज दैट वी मस्ट रीअलाइन, कोलैबोरेट आवर स्ट्रैटेजी। हमें अपनी रणनीति दोबारा से अलाइन करनी पड़ेगी। आने वाले प्री के लिए 5 महीने हैं। Of students, what we want to tell you is that since last 3 months, we have researched, we have come out with a team, we have made our content. वो content का एक sample आपके पास में है। और इस पूरी workshop का idea ये है कि 121 days हमें आपके चाहिए होंगे। और मिशन मोड पे हम आपके साथ पूरी तैयारी करने वाले हैं। हमारी फ्रंट टीम और बैक एंड टीम दोनों हमारे साथ है। वो दोनों ही टीम्स आपको बताने वाली हैं कि उनका फोकस क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स, दोज हु आर सीरियस अबाउट प्री श्योर, रिमेंबर द कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय अस टू यू। द डेली प्रैक्टिस पेपर्स, दैट मीन्स द क्वेश्चंस विच विल बी वेरी केयरफुली क्यूरेटेड, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, वो क्लास में डिस्कस किए जाएंगे फैकल्टी की उपस्थिति पर। डिस्कशन के बाद भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो बैक एंड टीम यहीं पे रहेगी।
आपको इस इंस्टीट्यूट को अपना गढ़ बनाना होगा। मेरी वजह से यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के सो भी जाइएगा, बट हमको आपके वो 121 डेज चाहिए, क्योंकि मिशन आपका नहीं होगा, मिशन हमारा होगा। वी आर ओनली एंड ओनली in this preparation for pre-sure, we are calling it, because we are very sure of what we are doing. We just need your 121 days of very, very sincere, complete dedication. And I am very sure, like these students which I have in my hand, the names of whom I have in my hand, Garima Gehlot, Pushpinder Singh, Tanvi Sharma, Parvinder, Sakshi Punia, Mohammad Akib, Manoj Kumar Chahal, Dinesh Tekwani, Astha, Anirudh Jain, Dhruv Khadia, Paridhi Verma. You know what is common about these students? They all were the part of this pre-sure course. इन सभी ने मेंस लिखा है, और ज्यादातर इन बच्चों में से वो लोग हैं जो ऑलरेडी अभी ऑफिसर्स बन चुके हैं, और ऐसे और भी नाम है। आई होप नेक्स्ट ईयर मेरे पास आपका नाम हो पढ़ने के लिए। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ विदाउट मच अडू आई विल बी कॉलिंग अपॉन आशीष, एंड आशीष सर के लिए मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। ही इज one of the very famous faculties here, and I'm sure famous for his dedication, commitment and professional competence. So Ashish will come because he is going to be a very integral part, बहुत बड़ा इस टीम का पार्ट है, and I will request him to come and आपको थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से उनका विजन है इस प्रोग्राम के प्रति। तो आशीष, I'll call you on the stage. ठीक है, गहरी साजिश थी। Now, the point is, my name is Ashish Goel. I'll be taking here Indian economy, and I'll be sailing or helping you in sail towards this exam. But before this exam, today, how many 168 days are remaining for prelims? And your entire preparation of past 1 year is co-dependent upon the fact that you are able to clear prelims this year, right? भाई इधर पीछे वाले देखो, हंसना है, अपन साथ में हंसेंगे। आई एम विद यू। आज हम सब लोग एक बहुत टाइम हमारे पास कम है और आपको डेडिकेट करना है टाइम, और आप ही के लिए आए हैं भाई। तो आप लोग, शायद मैं चाहता हूं थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे कि थोड़ी सी बात, मेरी बात सुन लें, ठीक है? जो पुराने बच्चे हैं दे नो मी, सो जो नए बच्चे हैं दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। मैं आपके लिए बोल रहा हूं। तो आज का जो पॉइंट है, हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, और ये प्री श्योर के बारे में। आई विल टेक योर 2 minutes एंड टू एक्सप्लेन दिस। प्री श्योर प्रोग्राम जो है, मैं जब अपने लिए प्रिपेयर करता था तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि मेरे पास कोई बताने वाला नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दूसरी बात, मेरे जो इमोशंस थे वो मेरे को ओवर पार कर लेते थे। हाय हाय, मेरे को डर लग रहा है कि भाई समय कम रह गया है, एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इन द रिमेनिंग टाइम, एंड आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द गाइडेंस। मेरे को गाइड करने वाले इतने लोग थे कि भाई आजा, ये वाली चीज कर ले, ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, ये वाली कर ले, बट नोबडी वाज एबल टू गिव मी अ करेक्ट व्यू। बट किसी ने ये नहीं बताया कि एंटायर प्रिपरेशन का जो मॉड्यूल है वो करना कैसे है। एंड नाउ व्हेन एनी इंस्टीट्यूट, आई एम टीचिंग इन दिल्ली एंड आई कैन क्लेम दिस विद फैक्ट दैट आपको जो कंटेंट मिलेगा, जिससे आपका जो नॉलेज गैप है, फर्स्ट एस्पेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, कैसे होता है, वो वाला नॉलेज गैप आपको हमारे नोट से, माइक्रो नोट्स एंड विच आर इजियर टू रिमेंबर, उनसे मिलेगा। उसके बाद आता है कि क्लासरूम में वो चीजें आपको हमारे बेस्ट ऑफ द टीचर, एंड वी हैव फैकल्टीज हु हैव क्लियर्ड मेंस दिस ईयर, एज वेल एज दोज फैकल्टीज हैव कंसिस्टेंटली क्लियर्ड मेंस, एज वेल एज दोज फैकल्टीज व्हिच आर इनटू दिस प्रोसेस फ्रॉम द पास्ट 8 years। उनके पास वो रिच एक्सपीरियंस है जो पूरे इंडिया में किसी भी टीम के पास नहीं है। एवरीवन इज अबाउट मनी। दिस प्रोग्राम इज लो प्राइस फॉर द फैक्ट दैट कि भाई ये पैसों के लिए नहीं है, ये रिजल्ट के लिए है। आप लोगों के चेहरे पे जब खुशी आती है ना रिजल्ट की, वो शायद अनमैच्ड होती है। Then we have right content, we have right teachers which are very unique। आप उनसे मिलेंगे and you will be interacting with our teachers today, as well as उसके बाद जो लास्ट एस्पेक्ट आता है, पढ़ लिया मैंने, ज्ञान बहुत ले लिया, लेकिन एग्जाम टाइम पे मैं फिसल जा रहा हूं। ऐसा होता होगा बहुत लोगों के साथ भी। अरे बहुत लोगों के साथ टाइम मैनेजमेंट इश्यूज हैं, टाइम मैनेजमेंट इशू है तभी तो खड़े हैं पीछे। अगर जल्दी आ जाते तो बैठे होते। तो द सिंपल यही फंडा है। 168 दिन बचे, 28 तारीख है आपका मई में, 168 days एंड एवरी डे काउंट्स। बात करते हो तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है अगर आप यूपीएससी में ऐड नहीं कर रहे कि ओनली हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग, 168। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं खुद सच को देखना जानता हूं, खुद सच को बताना जानता हूं, और खुद सच को आपको समझाना चाहता हूं। तो 168 डेज में आपके पास राइट
हो, क्या पता हो, और राइट उसकी डिलीवरी हो, राइट एग्जीक्यूशन हो टाइम पे, दैट इज द ओनली थिंग वी नीड फॉर टू क्लियर दिस एग्जाम। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं बात करता हूं, अगर मैं अपनी इकोनॉमिक्स की बात करूं, भाई सिंपल, इंडियन इकोनॉमी में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं मेरे पास। एक बनता है, लोग कहते हैं जी पेपर एनालिटिकल आया। व्हाट इज एनालिसिस? लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ एनालिसिस। सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, इफ आई एम आस्किंग दिल्ली, व्हाई दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बट उससे पहले आपको एक ग्राउंड वर्क तैयार होना चाहिए कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? अरे यस और नो? अरे जीवन मृत है या फिर जीवन में ऊर्जा है आपके? तो ऐसी ऊर्जा है सर। अरे इतना मुरझाहट क्यों है? आपकी एनर्जी किधर है? वेयर इज योर एनर्जी? वेयर इज योर गट फील अबाउट लाइफ? अरे मेरे शायर, उधर कुछ नहीं है, इधर है। आपको बोल रहा हूं गुरु, उधर है, आप शायराना अंदाज में बैठे हो, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, प्लीज आई वांट योर अटेंशन। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, सिंपल सी बात। अरे इस समय पे किसका कॉल आया? आई नो। तो द पॉइंट इज सिंपल पॉइंट। तो अपने को इंडियन इकोनॉमी की जब मैं बात करता हूं, एक पे क्वेश्चन आता है एनालिटिकल। वो पूछेंगे भाई महंगाई बढ़ गई है, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, उसको नुकसान होगा या फायदा? सिंपल सी बात है कि व्हेनेवर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, हु बेनिफिट्स, क्रेडिटर और डेटर? इन्फ्लेशन बढ़ने से किसको बेनिफिट होता है? डेटर को। अरे मैंने क्लास में कराया है, लेकिन इससे पहले आपको ग्राउंड वर्क तैयार करना जरूरी होता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इन्फ्लेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज क्रेडिटर, व्हाट एग्जैक्टली इज डेटर। तो ये सब बातें कैसे पता लगती हैं? ये सब पता लगता है आपके पास एक नोट्स हो, एक कंसाइज एंड क्रिस्प नोट्स हो। नोट्स के बाद आपके पास क्लास के अंदर कोई एक ऐसा टीचर हो जो आपको आपकी भाषा में समझा दे। मैं इधर आपको हाई फाई इंग्लिश बोल दूं कि आई एम फ्रॉम आईबीएस हैदराबाद, आई हैव डन दिस मच अमाउंट ऑफ जॉब्स एंड यू गाइज आर इंप्रेस्ड, ओह माय गॉड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी वी आर सीइंग टुडे। नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम। हमारा पर्पस एक होना चाहिए कि हमें सिंपल सरल भाषा में जो सच है जीवन का वो बताओ। अरे जीवन की सच्चाई सिंपल है या नहीं है? तो जीवन में जब खुशी चाहिए तो आपको क्या लगता है कि बहुत डिफिकल्ट कुछ काम करना पड़ेगा? अरे यस और नो? क्लास में अभी देखना जीवन का सच। कैन वी क्लैप? एवरीवन कैन क्लैप। अरे मुझे ये बताओ, why you guys are smiling? मुझे एक अपनी स्माइल का रीजन बताओ। You have any reason to smile? No. तो जीवन की सच, अरे याद रखना जीवन में। ठीक है जी, तो एनालिटिकल प्रोग्राम्स तब समझ में आते हैं आपको जब आपके कोई टीचर हो जो कंटेंट को बहुत कंसाइजली क्लास के अंदर डिलीवर कर सकते हो। एंड एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, वी हैव द बेस्ट टीम इन इंडिया। क्यों बेस्ट टीम है? मैं रीजन बताता हूं। आप मैं प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, यू विल बी मीटिंग अभिषेक एंड दिग्विजय टुडे इटसेल्फ। उनके बारे में आपको जब पता लगेगा तो यू विल अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड। नाउ सेकंड थिंग, एनालिटिकल के बाद सेकंड एस्पेक्ट आता है करंट अफेयर से। अरे भाई कुछ लोगों को लगता है कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इसमें करंट अफेयर किधर से भी पूछ रहे हैं। नहीं, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अरे मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स? अरे जीवन में रिसोर्सेज स्कार्स हैं या अनलिमिटेड हैं? तो इन समय, अरे कुर्सियां सारी क्या थी? स्कार्स। तो इनका ऑप्टिमम यूटिलाइज हम कैसे कर पाएंगे? जब हमारे पास नॉलेज होगी, राइट? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर कोल लास्ट ईयर एक स्कार्स रिसोर्स बन गया था, क्योंकि कोल की शॉर्टेज की वजह से पावर आउटपुट नहीं आ रहा था। तो कोल इज अ स्कार्स रिसोर्स। अब ये क्वेश्चन हमें पता था भाई इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और हमारी टीम इसी तरह के मुद्दों को अंडरस्टैंड करती है। और इसके रिगार्डिंग क्या पूछा गया? दे हैव आस्क्ड अबाउट कोल बोर्ड, दे हैव आस्क्ड अबाउट इंडियन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं पूरा कर पाएंगे। ये रिक्वायरमेंट समझना एग्जाम की, ये कब डिपेंड करता है? दैट व्यू ऑफ दोज एक्सपीरियंस टीचर जो करंट अफेयर में आपको ये नहीं पढ़ा रहे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस बोर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, आप नोट्स दे दिए और हो गया करंट अफेयर। नो, current affairs are intrinsic part, but they are not current affairs, they are current issues. वो करंट इश्यूज हैं जो आपको एनालिटिकल के साथ ही कवर करने होते हैं, एंड दैट इज द एंटायर प्रिसाइज व्यू ऑफ प्रिपरेशन। अब आप लोग, मैं कहता हूं ये प्रोग्राम ना लो, और इट्स नॉट अबाउट प्रोग्राम, इट्स अबाउट गाइडेंस। आपको अगर एक भी बच्चा जो हमारी गाइडेंस से सीख गया और उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, हमारा मोटिव कंप्लीट है। बट एक बात समझने की जरूरत है, आप लोग कहां मिस्टेक करते हो? पहली बात, आप कंसाइजली, आपके पास मटेरियल नहीं होता है। दूसरी बात, आपको कंसाइजली
सिंप्लिसिटी से वो मटेरियल समझ नहीं आता है। अरे आता है क्या? अरे आता है, मटेरियल ही नहीं होता कुछ बच्चों के पास। वो कहते हैं कि जी श्री राम के नोट्स पढ़ूं, मैं विजन आईएएस के नोट्स पढ़ूं, राउस के पढ़ूं, फिर कर लेते हैं कोई क्रैश कोर्स, और नाम ही क्रैश है तो जीवन क्या होगा आपका? अरे होता है ना ऐसा। तो पहली बात, आपके पास नोट्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिसाइज और जो बहुत एक्यूरेट नोट्स हो। अरे हनीश, समझ पा रहे हो बात यू गाइस? अरे यस और नो? देन उसके बाद सेकंड होता है डिलीवरी, कि उसको कंसाइजली समझना, और थर्ड होता है इवैल्यूएशन। भाई जो आपको टेस्ट क्वेश्चंस मिले, कौन से क्वेश्चन मिले? टेस्ट क्वेश्चन, उसके प्रिसाइजनेस। अब मान लो आप बहुत सारे बच्चे जो हैं तैयारी करते हैं अपने घर पे, और सब लोग टेलीग्राम को भी देखते हैं। बच्चों की आदत होती है कि उनको ये लगना चाहिए कि जो तैयारी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। कंसाइज और प्रिसाइज यू कोई भी नहीं दे रहा। पहली बात, नोट्स नहीं होते। उसके बाद उनकी डिलीवरी में दिक्कत होती है। आप कहते हो यार आदमी बड़ी बड़ी बात तो कर गया लेकिन समझ कुछ नहीं आया, अच्छा लगा मगर। नाउ नो, दैट इज नॉट गोना, दैट इज होलो लर्निंग। लर्निंग वो है जो आपके दिमाग में जाए। अरे बात समझ रहे हो? अरे बातें वही है ना, कम्युनिकेशन वही है ना, जो दिमाग में जाए या फिर जो ऊपर ऊपर से निकल जाए। ऊपर ऊपर में कुछ नहीं होता जीवन में। नाउ द पॉइंट इज, दैट इज हाउ एनालिटिकल प्लस अंडरस्टैंडिंग एंड लास्ट करंट इश्यूज, एंड दिस प्रोग्राम डिलीवर्स इट। अगर मैं आपके डेली, मेरी बात सुनना भाई ध्यान से, इफ आई टेक यूर 3 hours a day and gives you within the class mnemonics, within the class learning of those aspects, 3 घंटे, उसके बाद आपके पास 11 घंटे बचते हैं। 14 घंटे की पढ़ाई करनी है आपको दिन में। कितने घंटे की पढ़ाई करनी है? 14 घंटे की, हो जाएगी आराम से। यहाँ पे लाइब्रेरी है मस्त आपका। हमारे पास ऐसे मेंटर्स हैं जो आपका डे वाइज, आर वाइज प्लान बना के देंगे। दे वोंट बी गिविंग यू ब्रॉड प्लान कि हाँ जी एनसीईआरटी कवर कर लो। नो, वी हैव वेरी बेस्ट टीम्स। तेज सर हैं, इसके अलावा मयंक सर हैं, और दे आर बेस्ट इन देयर प्रोफेशन। तो वो लोग क्या बना के देंगे? अरे इधर, वो लोग क्या बना के देंगे? वो आपको एक प्रिसाइज प्रोग्राम बना के देंगे कि आपके जो हमारे साथ 120 घंटे का और 140 लगभग घंटे का प्रोग्राम बनता है कि डेली आर में आप क्या करोगे। मैं कहता हूं कि क्या आप ये प्रिपरेशन अपने आप कर सकते हो कि जिस 3 घंटे में आपके पास प्रिसाइज कंटेंट हो, प्रिसाइज आपको वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, और साथ ही साथ आपका वो चेक हो जाए थ्रू द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, जो आप डेली टेस्ट दोगे हमारे साथ। इसके बाद आप एक एनुअल टेस्ट जो चाणक्य आईएएस एकेडमी ऑर्गेनाइज करती है फ्रॉम लॉन्ग टाइम, वो भी दोगे। तो आपको ऐसा 3 घंटे, सिंपल सी बात, प्रोडक्टिविटी, लेस आवर्स मोर आउटपुट, क्या आपको मिल पाएगा घर पे? अरे मिल पाएगा क्या? तो सिंपल सा बात है भाई, अगर आप कर सकते हो तो करो ना खुद, फिर भी हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे। अगर इफ यू नीड माई हेल्प, इफ यू नीड आवर टीम हेल्प, वी आर देयर। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। फिर आपके सामने ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को एडमिशन लूं या ना लूं। फिर आपको ये नहीं होना चाहिए, इधर भाई मैडम, फिर ये नहीं होना चाहिए आपको कि भाई कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, और जीवन में सक्सेस वो नहीं पाता जो सोचता है, सक्सेस वो पाता है जो एग्जीक्यूट करता है। अरे बात समझ रहे हो? सोचने वाली दुनिया है। हर कोई घर बैठा हुआ प्लान बना रहा है कि मैं इंडिया में 100 करोड़ का स्टार्टअप कर दूंगा, मेरे पास अंडे होंगे, अंडे से निकलेंगे 2 अंडे, 2 अंडे से 4 मुर्गी, 4 मुर्गी से 8 अंडे, और बन गया बजाज अंडों का राजा, आमलेट का बादशाह। अरे बड़ा है ना, वो ख्याली पुलाव है, उसमें जीवन में कुछ सक्सेस नहीं मिलती। जीवन में रियल सक्सेस मिलती है व्हेन यू एग्जीक्यूट व्हाट यू नो, नॉट व्हेन यू नो। नोइंग इज नॉट इनफ। अरे समझ पा रहे हो? नॉट taking your much of the time, I invite our team member, and we are very happy to announce cleared this mains this year, as well as he is consistently clearing mains, Mr. Abhishek. Yes, everyone please. काम से लगाओ। Okay, very good afternoon to all of you. So very excited faces. तो मेरा नाम अभिषेक जैन है, एंड सबसे पहले तो प्री श्योर का हमारा ये प्रोग्राम है। सबसे पहले सब लोगों को बेस्ट विशेस कि 2023 का जब आप प्रीलिम्स देंगे
तो सब लोग इस इंटरव्यू स्टेज तक आए और जो यूपीएससी आप लोगों से डेफ फिलअप करवाती है, जिसको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, जहाँ पर आप कैडर प्रेफरेंसेस भरेंगे, अपनी सर्विस प्रेफरेंसेस भरेंगे कि आपको आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, फॉरेन सर्विस चाहिए, कौन सा स्टेट आपको चाहिए। तो उस स्टेट तक लाने के लिए जो सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूँ जो सबसे बड़ा हर्डल भी है और सबसे ईजी भी है, ईजी क्यों बोल रहा हूँ और हर्डल क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। तो देखो सब लोग ध्यान से सुनना, प्रीलिम्स को लेकर काफ़ी सारी मिथ्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे सबसे ईजीएस्ट पार्ट लगता है प्रीलिम्स। क्यों ईजी लगता है उसका रीज़न बताता हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना, यूपीएससी की डिमांड समझनी। ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट, इस प्रोग्राम का फोकस यही रहेगा, तो यूपीएससी की डिमांड है वो आप लोगों को हम समझा पाएं। मुझे उतना ही पढ़ना है जितना यूपीएससी पूछती है। मैं बहुत क्लियर रहा हूँ अपने 6 अटेम्प्ट्स के अंदर, एंड दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट। पिछले साल भी मैंने इंटरव्यू दिया था, एंड आप देखोगे काफ़ी सारे सब्जेक्ट के अंदर मुझे इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर मिला है। बट वो अभी मेंस वाला पार्ट अपन डिस्कस नहीं करेंगे। प्रीलिम्स के अंदर भी आप देखोगे कंसिस्टेंटली मोर देन 120 स्कोर। पिछले 2-3 सालों से तो आपकी कट ऑफ 100 के अंदर है, 92, 98। तो इतना बड़ा टास्क नहीं है इसको क्लियर करना। सबसे पहली चीज तो इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, एंड एज ए पॉलिटी फैकल्टी, मेरा ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है। और पिछली बार यूपीएससी ने मुझे पेपर 1 के अंदर 250 में से 149 मार्क्स, यूपीएससी के अंदर 50% से ऊपर स्कोर करना अपने आप में एक अचीवमेंट है, और 60% तो एक एक्सेप्शनल चीज चली जाती है। तो प्रीलिम्स के अंदर भी हम बॉर्डर के अराउंड नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, स्पेशली एज ए फैकल्टी ऑफ पॉलिटी, 10 से 12 क्वेश्चंस मिनिमम आपके पॉलिटी के रहेंगे। और मेरा फोकस रहेगा कि 12 में से 10 या 11 क्वेश्चन हम सही करें, और आप सब लोग वो कर सकते हैं, हर एक के अंदर वो कैपेबिलिटी है। बट आपको थोड़ी थोड़ी बारीकियां समझनी पड़ेगी। मैं आपको बोलता हूँ यूपीएससी कुछ नया नहीं करता। आप लोगों को लगता है ना हर बार बहुत पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर यूपीएससी को आप समझ गए, यूपीएससी के अगर पिछले 5-7 साल के पेपर सब लोगों ने देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लोग देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पर क्या होती है, यूपीएससी को समझना कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, चाहे आपका डायनामिक वाला पार्ट हो, इसमें अपन करंट अफेयर्स वाला सेक्शन देखते हैं, और स्टैटिक वाला पार्ट हो। छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। अगर आप लोगों ने सबने इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत के अंदर, तो वहां पर आप आर्टिकल 352 को भी स्टडी करते हैं, 356 को भी स्टडी करते हैं, 360 को भी स्टडी करते हैं। कभी किसी ने कंपैरिजन वाइज स्टडी किया? मतलब आप बोलोगे कि मैं 15 मिनट्स के अंदर आपको वो चैप्टर, आपको ऐसा होगा कि उस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछे आप उसका आंसर कर सकते हैं। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। आप देखोगे उसको अपन कैटेगराइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, ग्राउंड्स क्या क्या है, ठीक है, उसके लिए अपन को क्या मेजोरिटी चाहिए, कितना अप्रूवल के लिए कितना टाइमिंग चाहिए, किन किन चीजों पर अफेक्ट होगा, क्या आर्टिकल 352 फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करेगा, क्या आर्टिकल 356 से फंडामेंटल राइट अफेक्ट होंगे, अप्रूवल के लिए क्या चाहिए होगा, रिमूवल के लिए क्या चाहिए होगा। बहुत संक्षिप्त आप देखोगे, बहुत समराइजेशन फॉर्म में उसको अपन पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने समराइज आपके नोट्स होंगे, जितने एक्यूरेट नोट्स होंगे, और यूपीएससी के अलाइन नोट्स होंगे, ये तीनों चीजें आपको इस प्रोग्राम में मिलेगी। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपके पास होगी, मोर देन 4000 क्वेश्चंस इस प्रोग्राम के अंदर हम कवर करवाएंगे। और एक बहुत छोटी सी चीज आप लोगों को बताता हूँ, वो एग्जाम के जो 2 घंटे हैं, ध्यान रखना सब लोग फोकस करते हैं पढ़ने पे, बट वो एग्जाम के 2 घंटे की जो स्ट्रेटेजी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। और मेरा फोकस रहेगा कि आप जो भी टेस्ट दोगे, चाहे हमारा डीपीपी होगा, चाहे जो भी आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, हमारा फोकस रहेगा कि 2 घंटे का पेपर हम 1.5 घंटे से अंदर अंदर में खत्म करें। अब आप बोलोगे सर आधा घंटा बचा के कहाँ जाओगे आप? वो आधा घंटा उस एग्जाम के स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज करने के लिए है। आधा घंटा जो अपन ने बचाया, ताकि वहां पर, क्योंकि कम से कम 3 अपन को रिपीटेशंस लेने पड़ेंगे पूरे पेपर के, 1 to 100 आपको कम से कम 3 बार मूव होना पड़ेगा, तो आपको वहां पर 120 और 130 मार्क्स तक आप पहुंच जाओगे। कभी आप ये नहीं बोलोगे कि प्रीलिम्स पर हम बॉर्डर पे रहे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं 2 मार्क्स से मिस हो गया,
पॉइंट से मिस हो गया, वो चीज़ कभी आप लोगों के पास नहीं आएगी। तो इस प्रोग्राम में उन चीज़ों पर हम बहुत डिटेल्ड वे में फोकस करेंगे। फिर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब आप लोग तैयारी करते हैं, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपका फोकस रहता है कि हमने सारी की सारी बेसिक बुक्स कवर कर ली, उससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए। बट जो एरियाज है जहाँ से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन करता है, इस प्रोग्राम में उन सारे एरियाज को बहुत डिटेल्ड में कवर करेंगे। जैसे आप देखो, हर बार यूपीएससी पर एग्रीकल्चर के 5-6 क्वेश्चन होंगे, हर बार साइंस एंड टेक में आप देखो उन टेक्नोलॉजी पे यूपीएससी कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। आज भीम आया, भीम पर क्वेश्चन पूछ लिया, एनपीसीआई आया, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, आईओटी आया, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, एआई आया, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो पॉलिटी के अलावा भी मेरा फोकस रहेगा कि जो एरियाज है जहां पर यूपीएससी काफी ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि आप लोग देखोगे, बहुत आपको क्लियर बताता हूं मैं आप लोगों को, कि जब भी आप यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करोगे, जो ओरिजिनल पेपर होगा, वहां पर आपको 30 क्वेश्चन से ज्यादा डायरेक्ट आप आंसर नहीं कर पाओगे, आप कितनी भी तैयारी करके जाओ। लेकिन इस प्रोग्राम में आपको ये सिखाऊंगा कि इसके बाद जो आगे वाले क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कम से कम 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मेरे जैसे लोग तो 95 करते हैं, बट कम से कम आप लोगों को 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अब मैं आपको कितना क्लियर बोल रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन से ज्यादा आप लोगों को डायरेक्टली वहां पर नहीं आएंगे, गारंटी है। मैं 6 साल से दे रहा हूं, तो मुझे खुद 30 क्वेश्चन से ज्यादा वहां पर नहीं आते डायरेक्टली। फिर आप बोलोगे सर बाकी 50 क्वेश्चन का क्या? वही इस प्रोग्राम में अपन सीखने वाले हैं, कैसे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। नॉलेज सबके पास है, सबने बुक्स पढ़ी है, और ध्यान रखना जब भी डिफिकल्ट पेपर आए ना, एक स्माइल आ जानी चाहिए चेहरे पे कि अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। जिस दिन भी मैं आपको बता दूं, मैं मेंस में बैठता हूँ या प्रीलिम्स में बैठता हूँ, मैंने देखा कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, मेरे अंदर से निकल जाता है कि अपना तो हो गया, बाकी का पता नहीं, अपना हो गया। क्यों? क्योंकि उसको देख के आधे तो वहीं पर फेल हो जाते हैं, आधे तो वही सोचकर फेल हो गई कि हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें कुछ आ ही नहीं रहा। अरे भाई कुछ नहीं आ रहा तो जो आ रहा है उसमें अपन बेस्ट निकालेंगे। तो वो 50 क्वेश्चन को जो अपन अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें एलिमिनेशन भी आपका वर्क करेगा, ठीक है, और जो एरियाज है जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरीज हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिटी के अंदर स्टैटिक और डायनामिक को मिक्स करके जो पूछते हैं, वो सारा का सारा पार्ट स्पोर्ट्स के अंदर अपन कवर करेंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स को लेकर आपको चीजें बताता हूँ। सीसेट वाला पोर्शन तो जो भी फैकल्टी होगी वो आपका डिस्कस करेगी ही करेगी, बट किसी भी चीज को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, चाहे सीसेट हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ध्यान रखना आपको सब्जेक्ट के बेसिक्स पता होने चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। पिछली बार 30 मई को हमारा फाइनल रिजल्ट आया था, ठीक है, एंड आई वाज नॉट इन द लिस्ट, फाइनल लिस्ट में मेरा नहीं हुआ था, ठीक है, एक सब्जेक्ट की वजह से मेरा 12 मार्क्स से फाइनल मिस हो गया था। तो एंड लास्ट अटेम्प्ट था, 5 जून को प्रीलिम्स था, 4 दिन बचे थे। आप सोचो 30 मई को रिजल्ट आया है एंड आई वाज इन अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद से मुझे राजस्थान आना था, ट्रेवलिंग भी करनी थी और अपने आप को प्रिपेयर भी करना था कि मुझे लास्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स देना है या नहीं देना है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड तैयारी चाहिए। यहाँ तो आपके पास 4 महीने हैं, 4 महीने में तो अपन 120 के 140 तक लेकर जाऊंगा आपको। आप कभी सोचोगे ही नहीं कि हम बाउंड्री पर रहेंगे। मतलब मेरा फोकस ये रहेगा कि जिस दिन प्रीलिम्स देकर आओ उसके नेक्स्ट डे से आपकी मेंस की तैयारी चालू हो जानी चाहिए। माइंड में डाउट नहीं आना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो 30 मई को रिजल्ट आया, 5 जून को प्रीलिम्स देना था एंड मैंने पहले यहाँ पर चाणक्य के अंदर लगभग 2 साल पढ़ाया है, बट उसके बाद अभी मैं गुजरात रिलोकेट हो गया था। एक्चुअली मेरी वाइफ गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर है, शी इज म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर, दैट्स वाई मैं वहाँ चला गया था। वापस आप लोगों के लिए इधर हूँ कुछ टाइम के लिए ताकि आपका प्रीलिम्स निकल पाए। तो आप सोचो 3-4 दिन बचे हैं, माइंडसेट तैयार करना है कि नहीं प्रीलिम्स देना है। मेरी वाइफ ने मुझे उस टाइम एक चीज़ बोली थी कि अभिषेक तुम इतने सालों से पढ़ रहे हो, तुमने अभी इंटरव्यू दिया है तो तुम्हारा करंट भी प्रिपेयर्ड है और तुमने इतने सालों से पढ़ा है तो तुम्हारा बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है, बस तुम मेरे लिए जाके एग्जाम में बैठ के आ जाना। उसने इतना सा बोला कि एग्जाम में जाकर बैठ के आ जाना, होना नहीं होना अपन देखेंगे, या तो इस साइकिल से बाहर जाएंगे या इस साइकिल के टॉप पर जाएंगे, या तो एएस बन के निकलेंगे या साइकिल से बाहर हो जाएंगे। बस ये सोचकर पेपर देके गया था और आप देखो 120 से ज्यादा स्कोर आ गया। तो आप सोचो 120 से ज्यादा स्कोर आया, तो मैंने आपसे बोला एक स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। इस प्रोग्राम के अंदर मेरा फोकस आप लोगों के साथ यही रहेगा। मुझे इस चीज से मतलब नहीं है कौन कितना पढ़ के आया है। मेरी क्लास में
मैं कभी ये नहीं बोलूंगा आपको कि आप 10 किताबें पढ़िए, मैं तो यही बोलता हूँ जो पढ़ना है बहुत डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और वही पढ़ना है जो यूपीएससी पूछती है। मैं कभी एम्फेसाइज नहीं करता कि इतने टाइप की मैगजीन पढ़ो, ये पढ़ो। मेरा फोकस है वही पढ़ेंगे जो यूपीएससी पूछती है। हमें ज्ञानी तो बनना नहीं है, पीएचडी तो करनी नहीं है। यूपीएससी के अंदर सब्जेक्ट्स का नाम क्या है? जनरल स्टडीज। जनरल क्यों? आपको जनरल ही नॉलेज लेनी है। और आईएएस क्या होता है? एक जनरलाइज्ड ऑफिसर। उसको हर सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन डेप्थ किसकी भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, बट पता सब कुछ होगा कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, पूरे स्टेट में क्या चल रहा है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टीज आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू मेरा जो एरिया ऑफ फोकस रहेगा पॉलिटी के अंदर, आपको कंटेंट पहले से ही दिया जाएगा, ठीक है। और उस कंटेंट को अलाइन करके मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रीलिम्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी क्या करती है, एक स्टेटमेंट लगा देती है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देयर शैल बी 4 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, डेप्यूटी मिनिस्टर। आप लोगों को लगेगा बिल्कुल सही है, 4 टाइप के तो मिनिस्टर होते हैं, बट आगे उसने 3 वर्ड लगा दिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। वही वो स्टेटमेंट गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कैटेगराइज करेगा? तो कुछ अपन को अपनी बेसिक सेंस भी डेवलप करनी है। ध्यान रखना, यूपीएससी निकालने के लिए आपको थोड़ा सा अपना जो कॉमन सेंस होता है ना, आप लोगों को लगेगा नहीं सर हम तो पढ़ के ही नहीं आए कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, हम कहाँ ढूंढने बैठेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है, पॉसिबल भी नहीं है। बट आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कैटेगराइज करेगा। इसे एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आप लोगों को। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ते हो, आपने सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ ली, इनका टेन्योर ये है, रिमूवल का प्रोसीजर ये है। कभी कंपेयर किया क्या कि चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो आप लोगों को, चाहे केक को हटाना हो, तीनों का रिमूवल प्रोसेस सेम है, तीनों का सेम है। तो आपको ऐसी चीजें निकालनी पड़ेगी पॉलिटी के अंदर। अब तीनों का सेम है तो एक बार प्रोसेस समझ लीजिए। अब आपने उसमें देखा स्पेशल मेजोरिटी का मेंशन आएगा जब हटाने के लिए, कि पार्लियामेंट से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। अब कभी आपने ये सोचा कि स्पेशल मेजोरिटी भी कौन सी वाली है? यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी भी बहुत टाइप की होती है। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं कि स्पीकर को हटाने के लिए किस टाइप की मेजोरिटी है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी है, बट वो किस टाइप की मेजोरिटी है, सीईसी को हटाने के लिए किस टाइप की मेजोरिटी है, छोटी छोटी बारीकियां हैं जिन पर आपको पॉलिटी में फोकस करना पड़ेगा। मतलब मेरे सामने ये स्टूडेंट कभी नहीं आएंगे कि सर हमारी सिली मिस्टेक्स हो गई। एक और चीज बताता हूँ, बहुत फंडा है ये प्रीलिम्स का। 2 क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन सब सही कर रहे हैं, वो कभी गलत मत करना। ध्यान रखना, अगर सोचो प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन सिंपल आए तो सबके सही है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन। इतनी प्रैक्टिस आपको इस जो हमारा प्लान है उसके थ्रू करवाई जाएगी। क्योंकि ध्यान रखना, वो गलत हुआ तो वहीं पर आप पीछे हो चुके हो। उसको आपको, आप सोचो उस गैप को भरने के लिए आपको कितने सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, वो आप अभी नहीं समझोगे। जब 2 मार्क्स से मिस करता है कोई, 3 मार्क्स से मिस करता है तो समझ आता है। तो ध्यान रखना, ये कोर्स जो डिजाइन किया गया है, ठीक है, जब मैं मैम से बात हो रही थी तो मैंने मैम को यही बोला कि मैम मैं वही सिखाता हूँ जो यूपीएससी के अंदर आता है, उसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है और मैं सिखाता भी नहीं हूँ। मेरा फोकस है कि मैं बच्चों को इंटरव्यू तक पहुंचा दूँ। इंटरव्यू के बाद मेरा रोल नहीं है, उनकी पर्सनालिटी का रोल है। इंटरव्यू के बाद मेरा रोल नहीं है, उनकी पर्सनालिटी का रोल है। और पर्सनालिटी एनहांस करने के लिए मैम यहाँ पर बैठी है आप लोगों के लिए, तो उनसे बेटर पर्सनालिटी के टिप्स आपको कोई दे नहीं पाएगा आई थिंक। तो ये सारी चीजें हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर कवर करेंगे। कि बाकी दिग्विजय सर जो कि ज्योग्राफी की फैकल्टी है, काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी आप लोगों के साथ है, तो वो आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइस। Well, thank you, sir, and a very good afternoon to all my future civil servants.
सबसे लास्ट में आने का यही नेगेटिव होता है कि आप जो भी कुछ आपके दिमाग में होता है वो सबसे पहले सारे के सारे स्पीकर्स बोल के चले जाते हैं, और लास्ट में आने का प्रेशर आज मैं समझ सकता हूँ। यही सेम चीज पता है मेरे ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के साथ भी करता हूँ कि डेली उनको मैं होमवर्क देता हूँ। ऑप्शनल वाले स्टूडेंट में हाथ ऊपर करना मैं देख लूंगा, मैं चलो 4 ओवर है ठीक, 3D साउंड में तालियां बजाना, तभी बात बोलूंगा। मैं जब भी कुछ भी होमवर्क देता हूँ अपने ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स को, फिर मैं क्लास में पिक करके किसी को भी खड़ा कर देता हूँ, बताओ तुम बताओ क्या बोला क्या बोला। तो तीसरा चौथा स्टूडेंट बोलता है हाँ सर मैं यही प्रिपेयर करके लाया था जो इन्होंने बोल दिया। फिर मैं उसको बहुत डांटता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम चीज कुछ एक्स्ट्रा लर्न करके नहीं लाए। अब आज मुझे पता चल रहा है कि हाँ ऐसा सच में होता है, पर ठीक है। अब जो भी प्रोग्राम के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जो भी पैरामीटर्स थे, प्री स्टॉक प्रोग्राम में क्या आने वाला है, वो कैसे हो, वो हम सबको अंदाजा लग गया है। मैं करता हूँ इसकी देखो रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे, ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट ही क्यों है, सुनो देखो ध्यान से। जीएस में अपन सोसाइटी पढ़ते हैं, सोसाइटी भी आता है, सोशल जस्टिस आता है, आगे गवर्नेंस आता है, फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, ऐसे 2 ऑप्शनल के पेपर हो गया। ये लमसम 1200-1300 नंबर का हो गया आउट ऑफ 17। ये अपन पूरे साल भर पढ़ते हैं, ठीक है। बोला क्या जाता है कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी फोकस करो, प्रीलिम्स हो जाएगा। और मैं कहता हूँ आपने पूरे राउंड द ईयर जितना भी मेहनत किया है, ये जितने मैंने सब्जेक्ट एग्जाम दिए, ये सब 0 हो जाएगा अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो। साल भर में जितना अच्छा ऑप्शनल किया, जितना उसका टेस्ट सीरीज लगाया, जितना अच्छा ऐसे किया हो, जितना अच्छा एथिक्स किया हो, सब 0। क्यों? क्योंकि हमारा प्रीलिम्स ही नहीं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो यही है कि प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है। जैसे सर के लिए इजी स्टेज था प्रीलिम्स, क्योंकि सर यूज्ड टू हो चुके थे। मेरे वाले बच्चे भी जानते होंगे, मैं वही चीज बताता हूँ कि प्रीलिम्स सबसे इजी भी और सबसे हार्ड भी है। जिसका निकलता है हर बार निकलता रहता है, ये कहता हूँ ना। और जिसका नहीं निकलता उसका 6 अटेम्प्ट तक भी नहीं निकलता। पेपर देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये वाला तो मैं कर सकता हूँ, ये वाला मैं नहीं कर सकता। पता ये कहता हूँ ना, पेपर आपको खुद बोलेगा क्वेश्चन के देखो मुझे करो, मुझे अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन खुद कहेगा मुझे मत करो। ये वाला आपके पास इंसाइट कब जनरेट होता है, जब आपके पास ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हो। अब ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस तो क्या, ठीक है। तो वाला कोर्स सुना है आपने, experience comes from, sorry, good examples, good judgments come from experience, good judgments come from experience, and experience comes from bad judgment, ठीक है। अब या तो आप बैड जजमेंट्स लेके एक्सपीरियंस गेन करो, और या जो बैड जजमेंट्स ले चुके और उनके पास एक्सपीरियंस है उनकी बात सुन लो। इन शॉर्ट यही है कि जब हम देखते जा रहे हैं कि पेपर टफ होता जा रहा है, पेपर का लास्ट कट ऑफ क्या था, 87.5 जनरल कैटेगरी के लिए, 68-70। क्या इतना टफ है पेपर कि हमको 100 में से 30 क्वेश्चन भी नहीं हो रहा। हमारे कुछ एक ऐसे दोस्त होंगे, हम देखते हैं जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वही सेम चीज जो मैं आपको पहले बताता हूँ। आपको वहां पे 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होता है, और यहाँ पे आपको यूपीएससी 120 मिनट देता है 100 क्वेश्चन के लिए, और तब भी बच्चे बाहर आते हैं पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। होता है कि नहीं होता? और कुछ एक जॉनर ऑफ स्टूडेंट ऐसा होता है जो बोलता है मैंने तो 3 रीडिंग दे दी इसकी, जैसे सर ने भी बताया। होता है 3 रीडिंग वाले भी होते हैं कि 4 रीडिंग वाले भी होते हैं। और ये कॉमन आप देखना पैरामीटर, जिसने पेपर को 2 से ज्यादा बार पढ़ लिया उसका 99% श्योरिटी है वो प्रीलिम्स निकाल देगा, तो उसने उसको मल्टीपल इटरेशन दिया। और हमारे पास प्रैक्टिस ही नहीं होती उस पेपर को एक बार भी अपन रीड कर ले। ये प्रैक्टिस कहाँ से आएगी? ये प्रैक्टिस आएगी जब आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे, इसकी डेली आप आंसर्स लगाएंगे, इसकी डेली आप प्रीलिम्स की पेपर सॉल्व करेंगे। और आपको शुरू से ही रेडी रहना पड़ेगा अपने टारगेट के लिए। कुछ एक बच्चे मेरे पास आए थे, सर इतना जल्दी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? अभी तो सर अभी तो 5 महीना बाकी है प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने किसी टॉपर को सुना था 3 ही महीना बहुत लगेगा। अब आप ये देखो, मेरे ऑप्शनल वाले बच्चे भी और इवनिंग बैच वाले बच्चे भी, जब मैंने आपको फर्स्ट डे आंसर राइटिंग के लिए कोई क्वेश्चन दिया होगा तब से लेके आज मैच करो। जैसे ऑप्शनल वाले बच्चों को 4 महीने हो गया, आज देखो उनका क्वालिटी कैसे आ गया। क्या वो आज जैसा आंसर लिख पा रहे हैं 4 महीने पहले लिख पाते? और तभी से कि उनको आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था अगर इन बच्चों का प्रीलिम्स निकल जाएगा तो ये चीज आप प्रीलिम्स निकलने के बाद में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको प्रीलिम्स से पहले ही करनी पड़ेगी। अब इमेजिन करो वो वाली सिचुएशन कि प्रीलिम्स निकल गया और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, तो वो प्रीलिम्स निकालना ही क्या फायदे का जब मेंस ही ना निकले। तो ऐसे तो खूब घूम रहे हैं ना जिनका प्रीलिम्स निकल गया और मेंस नहीं निकले, फिर फायदा भी क्या ईयर वेस्ट करने से। हमको ये भी श्योर करना पड़ेगा कि हमारे मेंस में अच्छे मार्क्स आए। और मेंस में अच्छे मार्क्स भी कैसे आ सकते हैं? जब आप जनरल आंसर्स नहीं लिखते,
प्रीलिम्स की तैयारी से आपके पास फैक्ट्स और डेटाबेस का इतना अच्छा रिकॉर्ड आ जाता है। जब भी मैं क्लास में आता हूँ बताता ना, पॉलिटी में कमिटीज का नाम लिखो, इकोनॉमी में आप डेटा डालो, ज्योग्राफी के अंदर आप छोटे छोटे से मैप्स बनाओ, बोलता हूँ कि नहीं बोलता, यस और नो, उससे आपका आंसर और एनरिच होगा। एक बच्चे की कॉपी जो अभी एग्जामिनर ने पढ़ी और वो आपकी कॉपी पढ़ता है, वो देखता है हर स्टेटमेंट का एक कमेटी का नाम, एक छोटा सा फैक्ट है, ये कहाँ से आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा कि डेट और फैक्ट रखने, नहीं, तो 5 महीने की तैयारी में ऑलरेडी हो गया। समझ रहे हो? तो अगर प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से हो गई, इसका मतलब मेंस फॉर शॉर्ट ऑफ वो भी निकल जाएगा। और प्रीलिम्स की अगर तैयारी रह गई हल्की, तो फिर मेंस में अगर आप जैसे तैसे एंटर भी हो जाओगे तो फिर वहां पे भी नहीं निकल पाएगा। अब कुछ एक बच्चों को ये लगता है कि सर, और वो कॉन्फिडेंस भी और वो होना भी चाहिए और मैं उसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा खतरनाक होता है इन अ वे लाइक कि सर हम तो खुद ही कर लेंगे, मैं यूट्यूब पे किसी को फॉलो करता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी एलिमिनेशन बताता है, बहुत अच्छी ट्रिक्स बताता है, ये देखो ये फैक्ट है। अगर कट ऑफ कितना जा रहा है अपना 87, तब भी तो कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो 150 लेके आ रहे हैं, 160 तक लेके आ रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये हो गया क्या नहीं हो गया? मैंने अपनी मार्कशीट तक मेरे कुछ एक बच्चों को दिखा रखी है, हम भी तो लेके आ रहे हैं ना 130 140 प्लस। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उनका नॉलेज गेम है? मैं आज भी आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, इस साल वाला यूपीएससी का पेपर ले जाओ घर और सारे के सारे 100 क्वेश्चन के सही आंसर लगा के बताओ। नहीं कर सकते आप गूगल भी कर लोगे, आपको तब भी 100 के 100 आंसर नहीं मिले। क्यों? वो पेपर ही वैसे उन्होंने ऐसा बनाया है। क्वेश्चन पेपर कभी भी ये नहीं पूछ रहा कि बेस्ट ऑप्शन कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन पेपर आपसे क्या पूछता है? विच इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट। सही तो बाकी के भी होंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट। और याद है कि इकोनॉमी का क्वेश्चन का मैंने कितना अच्छा एग्जांपल दिया, जब इन्फ्लेशन होता है तो फिर लोग किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? गोल्ड। उस साल वो कौन गलत हो गया था? यूपीएससी आपसे ये नहीं चेक करना चाह रहा कि आप एस्पायरेंट अच्छे हैं, आपको खुद आईएएस बन के उस ऑप्शन को करना पड़ेगा। हाँ, ये कॉमन सेंस है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा। पर एक बार बताओ, जब इतनी महंगाई चल रही है तो गोल्ड भी इंडिया क्या करता है? इंपोर्ट करता है। हम ऐसी चीज में और इन्वेस्ट करें जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा बाहर नहीं चला जाएगा अल्टीमेटली? बॉन्ड्स। समझ में आया? वहां पे फिर हमें वो वाला आंसर नहीं लगाना जो बच्चा रटते हुए आया होगा, जो बिल्कुल नॉलेज बेसिस के बाद बहुत स्ट्रांग होगा कि नहीं हाँ गोल्ड ही तो बेस्ट ऑप्शन होता है। आपको खुद आईएएस बन के ऑप्शन टिक करना पड़ेगा और ये ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस के साथ आता है, इसलिए वहां पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना पड़ता है, ना करेक्ट आंसर। सेट के भी देख लो, वही सेम चीज, वही सेम पैटर्न चलता आ रहा है। हमको ऐसा ट्रेन करना है कि हम किसी भी पेपर से अगर कील लगाएं, हम बाहर निकलें, किसी भी XYZ कोचिंग का किया जाए और हम उससे आंसर लगा रहे हैं, हमारा 1995। बिलीव मी, अगर 1995 आया है तो वो ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है आप लोगों के लिए कंपैरेटिव टू वो बच्चा जिसके 70 आ रहे हैं। 1995 वाले का आने वाला एक महीना भी वेस्ट जाएगा। वो किसी की से लगाएगा 82, किसी की से लगाएगा 98, यही होता है। आने वाला एक महीना उसका वेस्ट, और जब उसका पीडीएफ में नाम आ जाएगा, अब तो बचे ही 2 महीने मेंस के लिए, मेंस भी खराब हो जाएगा। 70 नंबर वाले को तो श्योर तो हो गया ना मुझे नेक्स्ट ईयर ही देना है। आपके किसी भी की से अगर 110 120 से नीचे नहीं आ रहे हैं, यानी फॉरेस्ट की कट ऑफ अगर आपकी ऑलरेडी निकल रही है, तो फिर आप श्योर हो जाओगे कि अब तो कोई सी भी आ जाए, मेरा तो सिविल सर्विस निकलने वाला है, अब मुझे 2 दिन का ब्रेक देके अच्छे से मेंस की तैयारी में लगे। और उसी बच्चे का मेंस निकलेगा जिसने ऑलरेडी 3-4 महीने की। हमको बॉर्डर लाइन मार्जिन पे नहीं आना, और मार्जिन पे नहीं लागे उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? जो ऑलरेडी फॉरेस्ट कट ऑफ निकाल रहे हैं वही तो आपको बता सकते हैं ना तरीका क्या है कि बिना इतना बड़ा नॉलेज बेस आप कैसे एलिमिनेशन और ट्रिक से निकाल सकते हो। और एलिमिनेशन और ट्रिक वो बिल्कुल पुरानी हो गई, जो आप देखो इन दिनों यूट्यूब पे जाओ, अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे कि शॉर्ट टेक्निक्स। पहला वाला क्या आ जाएगा? कहीं पे भी ओनली दिख जाए, फिर ऑलवेज दिख जाए एलिमिनेट दैट ऑप्शन, होता है जनरली होता है। अब यूपीएससी के चेयरमैन ने भी देख लिया होगा वो वीडियो, अच्छा ठीक है। अब 2020 में 21 में दोनों साल देखना, ठीक है? इस साल वाला मैंने फ्रेंकली अच्छे से देखा नहीं। 2020 वाले में डायरेक्ट क्या स्टेटमेंट दे दिया कि जेट स्ट्रीम फ्लोज ओनली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ऑप्शनली पढ़ा होगा, आपको मालूम है हाँ बात बिल्कुल सही है, पर क्योंकि आप एक ऐसी वीडियो को देख के आ रहे हो, आपका उस पर यकीन ज्यादा हो जाता हो, क्योंकि आपने पहले रिवाइज भी नहीं किया अपने सारे के सारे नोट्स पढ़ने से पहले। इतने सारे सब्जेक्ट में कैसे रिवाइज करोगे? ओनली देखते हटा दो, पर वो तो सही हो गया। आजकल वो जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट ज्यादा दे रहे हैं जिसमें ओनली ऑलवेज ज्यादातर सही होगा। पहले अगर बोलते थे मिनिस्ट्री दिख गई, गलत है। अब दे रहे हैं कि हाँ FSSAI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है, तो आता है।
आप उसको जबरदस्ती गलत कराओगे तो आपका गलत हो जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ ट्रिक से नहीं चलेगा। एलिमिनेशन ऑफ ट्रिक ये नहीं होती कि ओनली दिख गया, वो तो रटना हो गया ना कि ओनली दिख गया तो उसको देखते हटा दो। ऐसे थोड़ी स्कोर करोगे, आईएएस बन रहे हो चपड़ासी बन रहे हो, ओनली दिखते आपने हटा दिया। आपके पास एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, ठीक है, कि अगर ये ओनली दिया है तो मैं इसको लॉजिक तो लगा के भेजूं, क्या पता सच, क्या पता गलत हो। समझ में आ रहा है? ये चीज कब आएगी? ये रैंडमली आपको घर बैठे बैठे नहीं आ जाएगी। ये आपको वही सिखा सकता है जिसने वही ट्रिक्स एग्जाम हॉल में लगाई हो। समझते हो ना? पेपर देने का प्रेशर अलग होता है और बाहर आके अलग और प्रेशर होता है। इवनिंग वाले बैच को जब मैंने आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया था, वो वांटेड मूवी देखी ना, वो पैंट गीली हो जाएगी गीली, यही हालत हो गई थी। और पहले क्या बोल रहे थे, सर आप तो मेरे को कोई भी क्वेश्चन दे दो, इसका इंट्रोडक्शन ये होगा, इसके प्रोज ये होंगे, इसके कौन से होंगे, ये तो मैं कंक्लूजन लिख दूंगा। ऐसे होता है ना, कोई भी क्वेश्चन अभी अगर मैं बोर्ड पे लिख दूं तो, जब उसको लिखने पे आओ आप, अब नहीं लिखा जाएगा। अब क्या इंट्रोडक्शन कहा गया, वो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो वो जिनको बच्चों को लग रहा है कि नहीं इसको तो मैं घर बैठे भी कर लूंगा, जब 5 महीने लगातार यहाँ रोजाना आप गोले करोगे ना, तब जाके आपकी प्रैक्टिस बन पाएगी। हम रोजाना डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ अब ऐसे मेरा होगा पेपर क्लियर, ना कि एकदम से रैंडमली घर पे बैठे बैठे। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेपर में कैसा ट्रेंड आ रहा है ये भी आपको घर बैठे बैठे पता नहीं चलेगा। ट्रेंड का देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल, कॉमन सेंस और ट्रेंड देखो कैसे दोनों चीजें जुड़ती हैं। ये ऑब्वियसली अपना इंडिया है यहाँ, ठीक है, यहाँ से म्यांमार से एक रिवर जाती है इरावदी, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैच द फॉलोइंग। अब इधर दे दिया इरावदी डॉल्फिन, ठीक है, और सामने लिख दिया चंबल। चंबल किधर है यार? ये गंगा यार, ये यमुना, चंबल सिंध बेतवा केन, ये गंगा जा रही है यहाँ, ठीक है। ये क्या है आपका बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आ रही है इरावदी डॉल्फिन। मैक्सिमम बच्चों ने उसको सही कर दिया। हाँ डॉल्फिन है, पानी है, कहीं क्या पता। वही एलिमिनेशन ट्रिक, अगर पानी है कोई जानवर दिख रहा है तो पानी में रहेगा ना, ऐसे खूब वीडियोस मिलेंगे, खूब लिंक दूंगा, तो हाँ उसको सही कर दो। अब मुझे एक बार बताओ, इरावदी डॉल्फिन कहाँ आ रही है? म्यांमार में। अब वो डॉल्फिन पूरा बे ऑफ बंगाल क्रॉस करेगी, फिर वो घुसेगी गंगा में, यहाँ आएगी। अगर हुगली से आ गई तो फर्क का बहराज कूद के आना, यानी डैम कूद के आना पड़ेगा उसको। डैम कूद के आएगी वो, फिर वो आएगी इधर यमुना के अंदर घुसेगी, पहले केन को क्रॉस करेगी, फिर इधर बेतवा को, फिर को, फिर आगे घुसेगी चंबल में। और आपको पता ही नहीं ना कौन सी लोकेशन क्या है, आप तो वीडियो देख के आ गए, कोई पानी का जानवर है तो ऑब्वियसली पानी में लगो, सही कर दो। तो क्या इरावदी डॉल्फिन चंबल में मिल सकती है विदाउट एनी लॉजिक? नहीं। अब ये वाली मैंने आपको चीज बता भी दी, पर एक्सपीरियंस क्या कहता है कि उस साल इसकी होंगे जो मैच द फॉलोइंग में होंगे, उस साल एक और वर्ड आया था, वहां पे लिखा होगा गोल्डन महासीर। अब 2020 में पूछते हैं गोल्डन महासीर, आगे लिखा रहता है कावेरी रिवर। वो मुझे मालूम था क्योंकि मेंस के लिए जब CSR अपन पढ़ता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टाटा ने पुणे में एक छोटे से डैम के अंदर वो रिप्रोडक्शन कर रखा था इनका, गोल्डन महासीर का। ये एंडेंजर्ड हो गए थे, अब ये वल्नरेबल में आ गए, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखो आप कैसे, एनवायरमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं उनके एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या वैसे भी। अब टाटा ने उस साल ये वाला काम किया था, और ऑब्वियसली उस साल मैंने प्रिपेयर किया था, तो हाँ ये केस स्टडी मैंने बना के रखी। अब मुझे तो मालूम था कि महासीर तो क्या होता है, फिश होता है, तो मुझे मालूम था। इस साल इसी साल एक क्वेश्चन आया अभी 5 जून को, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। और 3 स्पीशीज ऐसी हैं, बहुत बहुत गंदा गंदा नाम है उनका, जूलॉजिकल, आपको समझ में नहीं आएगा, और उसमें एक है महासीर। क्या ये? अब आपने अगर पहले भी ट्रेंड को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि महासीर क्या है, फिश। और पूछ क्या रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, ऑब्वियसली महासीर होगा। इतना टफ पेपर आ रहा है, 80 कट ऑफ जा रही है, और तब भी वो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, और तब भी बच्चों से वो गलत हो रहे हैं। क्या कर पाओगे ऐसे घर बैठ के, जब इसका हमने ऑलरेडी ही रेडी कर रखा है कि नहीं, हमने एक एक ऑप्शन पे ऑलरेडी डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा है, उसके बारे में क्या इन्फो है क्या नहीं है, ये तुम्हें रेडीमेड मिल जाएगा, और तुम्हें उसकी स्पून फीडिंग ही करानी है। हमें वहां जाना और पेपर में जो फैक्ट दिखे बिल्कुल उल्टी कर देना, हाँ यही पढ़ गया, यही बिल्कुल सही। तो उसमें क्या होगा, आपके अंदर कोई प्रेजुडिस नहीं रहेगा कि मैंने ये वाला फैक्ट वहां पढ़ा, ये वाला फैक्ट वहां पढ़ा। आपको रोजाना जो भी यहाँ से मटेरियल लगेगा उसका मल्टीपल रिवीजन आपको देना। लास्ट यहाँ मैं कहूंगा कि जितना भी आप इधर उधर किसी भी फॉलो, इन अ सेंस ऐसे मत किया करो, जैसे यूट्यूब पे आप चले गए,
आपने कोई एक टॉपर देखा, उसने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी दे रखी है, आपको बहुत अच्छी लगी वो। मुझे एक बात बताओ, हम सब दिखते अलग हैं? ऑब्वियसली सभी अलग दिखते। मेरे ऑप्शन में बस ट्रिपलेट्स हैं 3, वो दिखते सेम है, पर आप ये देखोगे इन तीनों की आप आंसर राइटिंग भी देखोगे ना, इन तीनों के मेंस के आंसर भी देखोगे, तीनों आंसर भी अलग अलग लिखते हैं। दिखते भले ही सेम है, तीनों ट्रिपलेट्स ही हैं। कहने का मतलब क्या है, हम दिखते अलग है तो क्या हमारे सोचने का नजरिया अलग नहीं होगा? आप एक टॉपर की स्ट्रेटेजी कैसे सबके साथ फॉलो कर लोगे? क्या सब पे काम आ जाएगी वो सेम स्ट्रेटेजी? हमने क्या सुना, प्लानिंग कमीशन क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो क्या था, टॉप टू बॉटम। नीचे आया क्यों सक्सेसफुल हो रहा है, बॉटम अप। यूजुअली देखा जाए तो किसी भी डेमोक्रेसी में या फिर कहीं पे भी आपको इंप्लीमेंटेशन अच्छा करना है, बेस्ट अप्रोच क्या होगी, बॉटम अप। आपके पास मेंटरशिप देखो कौन कौन है, हितेश सर, मयंक सर, अमन सर। हितेश सर 4 साल 4 बार उन्होंने लगातार मेंस दिया। मयंक सर 2 बार मेंस सीएपीएफ इंटरव्यू। अमन सर मेंस। आप ये देखो कि कैसी कैसी कोचिंग है, वहां पे फैकल्टी ने प्री भी नहीं निकाल रखा और आपके मेंटर्स का वो देखो लेवल। टेलर मेड सोल्यूशन नाम सुना? नो, वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। एक एक बच्चा मेंटर्स के पास जाए और अपना एक चार्ट बनाए, मैंने अब तक ये पढ़ा है, ये मेरे प्रॉब्लम है, मुझे ये टफ लगता है, मुझे इजी लगता है, प्रोस कॉन्स मेरा चॉक थ्रू करो, क्या होगा वे फॉरवर्ड। है ना, बेस्ट वे है ये। कहाँ मिल रहा है आपको ऐसा? इसको फेवर ही कह लो एक तरीके से। मैम कहेंगे ऐसे वर्ड यूज मत करो, पर हाँ ये सच में फेवर ही है। कहाँ मिल रहे हैं आपको ऐसे वेल क्वालिटी एनरिच्ड मेंटर्स? कहीं नहीं मिल रहे, सिर्फ यहीं मिल रहे हैं। इनका लो ना यूज जितना ले सकते हो। जब रोजाना यहाँ आओगे, रोजाना पढ़ोगे, एक एक बच्चा अपने हिसाब से एक सोल्यूशन बना के लेके जाएगा मेंटर्स के साथ। वरना क्या होता है, किसी भी कोचिंग चले जाओ, एक कॉमन शेड्यूल दे देंगे और सबके सब उसको फॉलो कर रहे हैं। अरे सबका सोने जगने का अलग है रूटीन, तो सबका शेड्यूल कैसे सेम हो सकता है? समझ में आया? यही तो फायदा है इस पूरे के पूरे बैच का। और मैं लास्ट करूंगा एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एकदम से बोलते बोलते क्लिक हुआ, बहुत ध्यान से सुनना इसको, ठीक है? ये रियल स्टोरी है, ठीक है? साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया। जब वहां से चोला एम्पायर बिल्कुल रिसीड करता जा रहा था, तो वहां का लोकल एम्पायर फिर बूम करने लगा। उसी के नाम पे आज वो नई कैपिटल शिफ्ट हो रही है। अब हुआ क्या, वो नया किंग आया, बहुत अच्छा आर्चर था, घुड़सवारी सब कुछ अच्छा आता था, वॉर वॉर करता था सब सब जगह। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लग गया, कॉटेज इंडस्ट्री आने लग गई, पोर्ट का डेवलपमेंट होने लग गया, ठीक है? और किंग ने बोला मुझे तो बस इंडोनेशिया का नाम सब जगह फैलाना है। अब क्या हुआ, एक छोटा सा फॉरेस्ट एरिया आ गया, उसका क्लियरेंस उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सबको आपके लैंड चाहिए, और लैंड कहाँ से आएगा, जो ऑलरेडी फॉरेस्ट प्रेजेंट है उसको काटना पड़ेगा आपको। फॉरेस्ट में बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे और वो प्रैक्टिस करते थे जैन बुद्धिज्म। ये जैन वाला नहीं, ZEN, जैन बुद्धिज्म। अब वो मॉन्क लोग बोले यार हमारा तो पूरा का फॉरेस्ट पे ही चलता है लाइवलीहुड, इसे तो खान पान है, यही मेडिटेट करते हैं, आप उनसे फॉरेस्ट ही छीन लोगे तो हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जो मॉन्क के लीडर थे वो गए किंग के पास, वो काफी नाराज हुए, तो वो उल्टा बुद्धिस्ट को डांटते हैं वो मॉन्क को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो, मुझे डेवलप करना है कंट्री को? बोले डेवलपमेंट यही नहीं है जो सिर्फ GDP है, जो अपन आज देखते हैं। क्या आपके मन में कोई ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है क्या? ये भी तो होता है ह्यूमन फैक्टर। फॉरेस्ट क्लियर करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या पाना? तो मिनिस्टर ये बोलता है चलो लड़ो मत, एक काम करो, एक कंपटीशन रख लेते हैं, और जो तुम दोनों में से जीत जाएगा कंट्री उसी के हिसाब से गवर्न होगा। अब वो तो था किंग, तो मिनिस्टर ने बोला, बोले कंपटीशन तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो। मॉन्क बोलते हैं ठीक है, जो किंग कहेंगे वही मान लेते हैं, किंग था। अब किंग ऑब्वियसली कोई ऐसी चूज करेगा ना जिसमें वो खुद एक्सेल करता। उसने बोला एक आर्चरी का कंपटीशन कर लेते हैं। तो मॉन्क ने कहा ठीक है, आर्चरी का कंपटीशन तो आप कर रहे हो, और मन ही मन उसके क्या है कि जीवन भर हम नॉन वाले सत्याग्रह करते रहे और आज उन्होंने तीरबाजी कर दिया, हम कहाँ से जीत पाएंगे? पहले से प्रैक्टिस करते हो, समझ में भी आता। पर मॉन्क के एकदम से क्या ख्याल आया, ठीक है आप कंपटीशन तो आर्चरी का रख लो, पर सर टाइम एंड लोकेशन मेरा हो। लोकेशन अब क्या रखते हैं मॉन्क? मॉन्क क्या लोकेशन रखते हैं? मॉन्क कहते हैं कि एक क्लिफ है, हिल क्लिफ। देखो ध्यान से सुनो है, एक हिल क्लिफ, क्या हुआ, पेंट हो गया? होता क्या है, एक हिल क्लिफ रहता है। अब मॉन्क डिसाइड करते हैं कि लोकेशन होगा एक हिल का क्लिफ, बिल्कुल बॉर्डर पे। अब कंपटीशन वाला दिन आता है आर्चरी का, इधर से किंग पहुंचता है अपनी सारी की सारी भीड़ लेके, ढोल नगाड़े वाले आते हैं, सब आते हैं, और वहां से मॉन्क अकेला आता है। मॉन्क अपने बाकी मॉन्क्स को भी बोल देता है कि मैं अकेला जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम लोग यहीं मेडिटेट करो, क्या पता तुम्हारा आखिरी दिन हो। किंग जब वहां पहुंचता है तो एकदम से जब क्लिफ पे आके खड़ा होता है तो फिर देखता है कि भाई एकदम सामने, क्या पता गिर जाऊं, क्या हो जाए, और पीछे से वो ढोल नगाड़े वाले बजा रहे जाए, तब लॉन्ग लिव द किंग, हमारा किंग महान रहे, ये रहे। और मॉन्क ने क्या बोला कि आपको एम क्या करना है, सामने एक पेड़, छोटा सा पेड़, ठीक है? किंग के लिए तो ईजी था,
लेकिन वो खड़ा किस सिचुएशन पे था, बिल्कुल क्लिक के मुंह पे, पीछे से लोग चिल्ला पा रहे हैं, वो फोकस ही नहीं कर पाया, और जैसे ही उसने उसको टारगेट करना चाहा उसका टारगेट मिस हो गया। मॉन्क गया चुपचाप, इतना बड़ा सारा ट्री था, उसने उसको हिट किया, वो टारगेट लग गया। क्या है यहाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप अपनी पूरी लाइफ कितना भी क्यों नहीं ये कंटेंट पढ़ते रहो, कितने ही लोगों से आप जुड़े क्यों नहीं रहो, कितना ही आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस क्यों नहीं करते रहो, माइंड नहीं। और माइंड काम कब आता है, जब आप कॉन्फिडेंट होते हो। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपने खुद पे इतनी मेहनत की होगी कि आप खुद पे ही आप खेल जाओ। और खुद पे मेहनत कब करोगे, जब डेली आओगे यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे आंसर्स, और डेली उसका फीडबैक लोगे और रिव्यू लोगे, तभी जाके पेपर क्लियर होगा। और चाहे आपका अटेम्प्ट 2024 में हो या इसी साल, 24 वालों के लिए मैं ये बात कहना चाहूंगा, अच्छा है ना, नेक्स्ट ईयर अगर प्रीलिम्स है तो इसी साल उसका कैप्सूल ले लो। मूवी देखने से पहले भी तो ट्रेलर देखते हो, ट्रेलर अगर इसी साल पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स में ऐसा होने वाला है, अभी से सीखो 5 महीने कि प्रीलिम्स कैसा होने वाला है, राउंड द ईयर टेस्ट सीरीज में वो सेम वाला दिमाग लगाओ और 2024 में एक बार में प्रीलिम्स देके निकल जाओ। वरना क्या फायदा, एक दो बार प्रीलिम्स में लुढ़ के फिर एक बार मेंस देने को मिल रहा है, फिर आगे जाके फेलियर्स मिल रहा है। अपना फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। पहली बार जो ट्राई दे रहे हो उसको ही अपना बेस्ट बना डालो। तो ये प्रोग्राम चालू जल्दी हो रहा है या लेट हो रहा है या इसमें ऐसा कुछ भी हो रहा है, इसको कभी भी मन में किसी भी तरह का कोई नहीं मत लेके आना। हम लोगों ने अगर सोचा ये कब स्टार्ट हो रहा है तो हम पे, और वही मॉन्क वाली बात, बाकी सारे मॉन्क ने भी तो सिंगल मॉन्क पे बिलीव किया ना कि भाई चला तू चला जा भाई, हमारी तरफ से आर्चरी कर यार। तुम लोगों को भी हम पे फेथ रखना होगा, जितना बोलो उतना करना है, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम। उतना करोगे तो ऑब्वियसली सक्सेस तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो सबको थैंक यू, और सभी को ये कहना चाहूंगा कि जब भी पेपर में आओ अपना क्लास फर्स्ट से आओ, किसी भी दिन छुट्टी नहीं करना है। 3 घंटा है, शुरू से अगर लगा के दोगे तो जीत तुम्हें पक्का मिलेगी। और यहाँ तुम्हें बस लास्ट उसी होगा, किंग ऑफ द जंगल लायन को क्यों बोलते हैं, सबसे बड़ा कौन होता है, एलिफेंट। सबसे ऊंचा कौन होता है, जिराफ। तो लायन को क्यों बोला किंग ऑफ द जंगल, मारता कभी कभी देखा एक हाथी को एक लायन ने मार दिया, तो फिर क्यों है किंग ऑफ द जंगल। आप किंग, साहस तो उस हाथी में भी है ना जो पेड़ को तोड़ देता है। आप ये देखो, किंग आप तभी बनते हो जब आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, जो आपने प्लान किया उसका एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। कभी भी देखा है नेशनल ज्योग्राफी को डिस्कवरी चैनल में, वो शेर या फिर शेर बैठा रहता है तो बैठा रहता है अपने टारगेट अपने प्रे पे। कभी कभी ऐसा होता है 1-1 घंटा चुपचाप बैठे रहते हैं घात लगाए हुए, 1-1 घंटा बिना हिले, और 10 सेकंड में प्लान का एग्जीक्यूशन करते हैं, वो हिरण को गिरा देते हैं। 120 दिन लगातार आओगे तब जाके वो 120 मिनट अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। समझ में आया। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन क्लास मिस कर दूं तो फिर मैं अच्छे से कर पाऊंगा, इसका ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसे ही है। ये 120 दिन का भी प्लान ऐसे ही बनाया है, हर वो दिन उतनी ही शिक्षा मिलेगी जितना वहां पे 2 घंटे का मिलेगा। यहाँ 120 दिन रेगुलर आओगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके वो 120 मिनट तुम्हारे अच्छे जाएंगे। और सी सेट को भी हल्के में मत लेना, ठीक है, क्योंकि जैसे सर ने बताया, और शायद मैंने मेरे ऑप्शन वाले बच्चों में मार्कशीट भी शेयर किया था, मेरा खुद का सी सेट रुका हुआ है। NIT से एमटेक हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, 2018 में आया, एग्जाम साइकिल कंप्लीट करके आया, वो सब जैसी सेम स्टोरी, टाइम ही नहीं मिला प्रीलिम्स। तो ठीक है, सी सेट को हल्के में ले लिया, उन दिनों इतना खतरनाक भी नहीं आता था। जीएस वीएस पढ़ लिया, जीएस का कट ऑफ तब भी निकल गया था, देखा सी सेट का रुक गया। कितना है, सिर्फ 44, सिर्फ 44 मार्क्स। उसके अगली साल मैंने पूरा सी सेट ही पढ़ा फिर अच्छे से, और तब भी रो रो के कितना है 77। सी सेट ऐसा टफ हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट का कट ऑफ निकलता है, लेकिन पर ये देखो सी सेट को इजीली मत लेना। अच्छे अच्छे चाहे IIT से हो चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, सी सेट सबके लिए बॉल गेम बन गया है। तो प्रिपरेशन में डेली सी सेट भी प्रैक्टिस करना है हमको, और जब भी हमारा सी सेट का बैच होगा उससे पहले भी हमको प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट रहेंगे सब पे टाइमली आना है, फैकल्टी से मिलना है, और मेंटर से डायरेक्टली हमको एंगेज रहना है ऑन डेली, ठीक है। वेलकम, थैंक यू एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज का आइडिया यही था कि हम जो अभी मन से बैक बिहाइंड द कर्टन्स जो मेहनत कर रहे थे, आज वो टाइम था कि आपको उस मेहनत का एक ग्लिम्स देना।
नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू अबाउट दिस कोर्स. ये कोर्स सबके लिए नहीं है. देयर आर सर्टेन एलिजिबिलिटी फॉर दिस कोर्स. सबसे पहली चीज, आप अगर सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर के तो ही इस कोर्स का पार्ट बनिएगा. अगर आपको लगता है कि यहाँ 10 दिन के लिए तो मेरे जोश ऊंचा रहेगा और फिर 15 दिन के बाद मेरी मोटिवेशन नीचे हो जाती है, ये कोर्स आपके लिए नहीं है. ये कोर्स उनके लिए है जिन्होंने रिजॉल्व कर लिया है मुझे इस बार सिविल सर्विसेज प्री का निकालना है एग्जामिनेशन, या फिर ये उनके लिए भी है डेफिनेटली जिनको बेशक टारगेट नेक्स्ट ईयर का रखना है, बट उनका रिजॉल्व जरूर है कि इस तरह से बढ़ूंगा कि अगर प्री मुझे इस बार देना होता तो मैं उसको क्लियर करता. So that is the one and only eligibility. That is, you need to be sincere. You need to be ready to give it all. Because students, our team is giving it all. हम लोगों ने एक एक दिन का प्लान बनाया हुआ है. We need such people who can really sacrifice their time and give us the hard work which we want. But direction हम provide करेंगे. Content हम provide करेंगे. गाइडेंस हमारा होगा, प्रैक्टिस हमारी होगी, हार्डवर्क केवल आपका होगा. एंड इट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग. यू हैव टू नाउ टेक अ कॉल. अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं कि कैसे होगा, क्या टाइम टेबल होगा, हमारा कोई क्लास तो नहीं मिस हो जाएगा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये सब सवालों के जवाब हम पहले ही लेकर के बैठे हैं. हमारी रिसर्च में हमने इस एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा हुआ है. But now, because paucity of time is there, I know you have a lot of questions. So what we are going to do, students, is next 2 days, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो, आप जो भी आपके क्वेश्चंस है, हमारी टीम कोऑर्डिनेटर के जो एडजेसेंट ऑफिस है, there it will be seated. You can ask any question from them. और एक बार जब आपके सारे आंसर्स हो जाते हैं as per your convenience, then it's a time for you to take a call, because we will be making the list of the people who will be, or the students who will be part of the course, maybe by maximum 30th of December. उसके बाद ये लिस्ट बंद है. हमको मिल गया जो हमें चाहिए था, अब हम उनके साथ काम करेंगे, right? So now next 2 days, clear your doubts, ask as many questions as you want, and उसके बाद it will be, the ball will be in your court. You have to make up your mind, because our list will start, we start in the preparation. मैंने बोला आपको 30 दिसंबर तक हमारे पास पूरी लिस्ट होगी जो जो इस कोर्स का पार्ट बनने वाले. तो विद दिस स्टूडेंट्स, वी होप यू टेक अ नाइस जजमेंट, थिंक ओवर इट, अच्छे से सोचो और प्लान करके एक डिसीजन पे आओ. हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी प्रिपरेशन.